हेलो बच्चों, हाउ आर यू ऑल। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने यूनिट 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर स्टार्ट करी थी, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन दो का डिस्कवरी हुआ। और अब आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है मॉडल ऑफ एटम। ठीक है, जब साइंटिस्ट लोगों को पता लगा कि एटम के अंदर कोई नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है जिसे इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, और पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल होता है जिसको प्रोटॉन बोलते हैं, तो साइंटिस्ट लोग इस डिस्कवरी के ऊपर लग गए कि एक्चुअल में एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन का अरेंजमेंट कैसा है, इलेक्ट्रॉन्स कहाँ हैं, प्रोटॉन कहाँ हैं। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए अलग अलग साइंटिस्ट लोगों ने अपना अलग अलग मॉडल ऑफ एटम दिया, और जो सबसे पहला मॉडल ऑफ एटम दिया गया दैट वाज गिवन बाय जे थॉमसन। तो ये सबसे पहला मॉडल ऑफ एटम था जिसको 1898 में 1898 ईयर के अंदर एक साइंटिस्ट जे थॉमसन ने दिया था। जे थॉमसन को ही क्रेडिट गया था फॉर द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और जे थॉमसन ने ही पहला मॉडल ऑफ एटम दिया जिसका नेम रखा थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम या जे थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम। जे थॉमसन ने क्या कंसीडर किया? जे थॉमसन कहता है कि एटम की जो स्ट्रक्चर है वो वाटरमेलन के साथ कंपेयरेबल है। जैसे हमारा तरबूज होता है, तरबूज की स्ट्रक्चर को कंपेयर किया एटम की स्ट्रक्चर के साथ। उसने कहा जैसे तरबूज एक गोला है, स्फेरिकल है, बिल्कुल ऐसा ही गोला हमारे पास एटम भी होता है। लेकिन तरबूज बहुत बड़ा है, एटम बहुत ज़्यादा छोटा है, इतना छोटा है कि जिसे हम हमारी आंखों से देख ही नहीं सकते। जिस तरह से तरबूज के अंदर बीज गड़े हुए होते हैं, बिल्कुल उसी तरह से एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स गड़े हुए होते हैं। तो इस मॉडल को वाटरमेलन मॉडल ऑफ एटम भी बोला जाता है या प्लम पुडिंग मॉडल ऑफ एटम भी बोला जाता है। पुडिंग आइसक्रीम होती है वो वाले जिसके अंदर ड्राई फ्रूट होते हैं। तो जैसे आइसक्रीम वाला, आइसक्रीम जब हमें देता है वो स्फेरिकल बना करके, और उसके अंदर गड़े हुए होती हैं ड्राई फ्रूट्स, काजू बादाम किशमिश, उसी तरह से ये कह रहा है कि भी एटम भी वैसा ही होता है गोल, और उसमें इलेक्ट्रॉन वैसे ही गड़े हुए हैं जैसे काजू बादाम किशमिश यानी कि ड्राई फ्रूट्स गड़े हुए होते हैं पुडिंग के अंदर। तो इसलिए इसको प्लम पुडिंग मॉडल ऑफ एटम या वाटरमेलन मॉडल ऑफ एटम के नाम से जाना जाता है। तो इस मॉडल में क्या है, इस तरह से हमारे पास एक एटम है, स्फेरिकल शेप का है, साइज इसने बताया 10⁻⁻8 सेंटीमीटर इसका साइज होता है, और एटम एक पॉजिटिव चार्ज का गोला है। इन दिस एटम इज ए पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फीयर, यानी कि जो रेडिश पार्ट हमारे वाटरमेलन का होता है उसको उसने पॉजिटिव चार्ज ऑफ द एटम के साथ कंपेयर किया, और इलेक्ट्रॉन उसके अंदर वैसे ही गड़े हुए हैं जैसे कि एक वाटरमेलन के अंदर सीड्स होते हैं। तो दिस इज द मॉडल ऑफ एटम गिवन बाय जे थॉमसन, which is known as Thomson's model of atom. According to जे थॉमसन, atom is a positively charged sphere in which electrons are embedded in the same way as seeds in the watermelon. ठीक है जी, और इसलिए इसको वाटरमेलन मॉडल या प्लम पुडिंग मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन ये मॉडल एक्सपेरिमेंटली ये बात को वेरीफाई नहीं कर पाया था। ठीक है जी, फेल हो गया, ड्रॉबैक आई इसकी। ठीक है ना। उसके बाद दूसरा मॉडल ऑफ एटम दिया गया था 1911 में। 1898 में ये पहला मॉडल ऑफ एटम दिया था, दूसरा मॉडल 1911 में आया, और रदरफोर्ड साइंटिस्ट ने दिया था, और उसको रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम के नाम से जाना जाता है। ठीक है जी। तो लेकिन सेकंड मॉडल ऑफ एटम को, रदरफोर्ड मॉडल एटम को डिस्कस करने से पहले हमें एक टॉपिक का पता होना चाहिए जिसका नेम है रेडियो एक्टिविटी, तभी हमें मॉडल ऑफ एटम रदरफोर्ड का समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं रेडियो एक्टिविटी क्या होती है।
देखो कुछ सब्सटेंसेस हमारे पास ऐसे होते हैं जो अपने आप रेडिएशंस छोड़ते हैं इन द फॉर्म ऑफ अल्फा रेज, बीटा रेज, गामा रेज। उन सब्सटेंसेस को हम रेडियो एक्टिव सब्सटेंस बोलते हैं और ये प्रोसेस को, रेडिएशंस छोड़ने की प्रोसेस को रेडियो एक्टिविटी बोला जाता है। तो रेडियो एक्टिविटी को हम कैसे डिफाइन करेंगे? हम लोग लिखेंगे स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस मतलब अपने आप, एमिशन ऑफ हाईली एक्टिव रेडिएशन in the form of alpha, beta and gamma rays by the radioactive substance is called radioactivity। तो अपने आप रेडिएशंस को रिलीज करना अल्फा, बीटा, गामा रेज की फॉर्म में बाय द रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, दिस प्रोसेस इज नोन एज रेडियो एक्टिविटी। और ये हमें हेनरी बैकवेल नाम के साइंटिस्ट ने बताई थी 1896 में। नेम ऑफ द साइंटिस्ट इज हेनरी बैकवेल। 1896 में। इसने क्या किया? इसने एक एक्टिविटी परफॉर्म करी, वो एक्टिविटी मैं आपको समझाता हूं। ये सबको पता लग गया होगा रेडियो एक्टिविटी क्या है। अपने आप रेडिएशंस रिलीज करना। कई पदार्थ ऐसे हैं जो अपने आप किरणें छोड़ते हैं अल्फा, बीटा एंड गामा रेज की फॉर्म में। इस प्रोसेस को रेडियो एक्टिविटी कहा जाता है। रेडियो एक्टिविटी को समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं? रेडियो एक्टिविटी को समझने के लिए हम एक छोटी सी एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। हम इस तरह से एक लेड का बना हुआ ब्लॉक लेते हैं। दिस ब्लॉक इज मेड अप ऑफ लेड, और इस लेड ब्लॉक के अंदर यहां पर हम कोई रेडियो एक्टिव मटेरियल रख लेते हैं। मतलब ऐसा मटेरियल रख लेते हैं जो रेडिएशंस छोड़ता है, किरणें छोड़ता है, जैसे रेडियम हो गया। ठीक है जी, तो ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंस हो गया, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। तो जब इसको यहां पर हमने ऐसे रखा और ऊपर करंट पास कर दिया, करंट अप्लाई कर दिया, पीछे फोटोग्राफिक प्लेट रख दी रिकॉर्डिंग करने के लिए क्या हो रहा है। तो इसमें से किरणें निकली, रेडिएशंस निकली, और वो रेडिएशन 3 तरह की निकली। कुछ रेडिएशन तो इसमें से ऐसी निकली जो नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जा रही थी। नेगेटिव की तरफ जा रही थी, इट मीन्स उन किरणों के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, और उन किरणों को नाम दिया गया अल्फा रेज। ठीक है, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस लिया, करंट लगाया और ऑब्जर्व किया क्या होता है। कुछ रेडिएशंस गई नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी की तरफ, जिससे पता लगा इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, और इन रेज को नाम दिया गया अल्फा रेज। ठीक है, कुछ रेज ऐसी निकली जो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी की तरफ जा रही हैं, और पॉजिटिव की तरफ जा रही हैं, इसका मतलब उन पे नेगेटिव चार्ज है। उन रेज को नाम दिया गया बीटा रेज। और कुछ किरणें ऐसी निकली जो बिल्कुल सीधी जा रही हैं, ना इधर मुड़ रही ना इधर मुड़ रही, स्ट्रेट जा रही हैं, उन रेज को नाम दिया गया गामा रेज। तो रेडियो एक्टिविटी के लिए ये एक्टिविटी परफॉर्म की गई थी हेनरी बैकवेल 1896 में, जिसमें रेडियो एक्टिव मटेरियल लिया, ऊपर करंट अप्लाई किया, 3 तरह की किरणें निकली। कुछ किरणें बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जा रही हैं, नेगेटिव की तरफ जा रही हैं, इट मीन्स उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, उनको अल्फा रेज नाम दिया गया। कुछ बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जा रही हैं, पॉजिटिव की तरफ जा रही हैं, तो इट मीन्स उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, और उनको नाम दिया गया बीटा रेज। सीधी जा रही हैं तो उन पर कोई चार्ज नहीं है, उनको गामा रेज नाम दिया गया।
फिर ऑब्जर्व किया गया इन अल्फा रेज पे जो पार्टिकल हैं यानी कि अल्फा पार्टिकल्स, उन पे चार्ज कितना है और मास कितना है। एक अल्फा पार्टिकल के ऊपर 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज मिला। 2 यूनिट पॉजिटिव का मतलब क्या है, 2 मल्टीप्लाई 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। दिस चार्ज इज कॉल्ड 1 यूनिट चार्ज। ये हमने इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में डिस्कस किया था। तो इसका 2 गुना चार्ज मिला एक अल्फा पार्टिकल पे। और मास की अगर हम बात करें, मास इसका 4 यूनिट मिला। 4 यूनिट मास का मतलब क्या हुआ, एक प्रोटॉन का 4 गुना, 4 इंटू 1.67 10⁻⁻24 ग्राम। दिस इज द चार्ज प्रेजेंट ऑन 1 प्रोटॉन एंड दिस चार्ज इज कॉल्ड 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज, सॉरी मास, 1 यूनिट मास। चार्ज ये है, मास ये है, तो ये 1 यूनिट मास है, इसका 4 गुना। तो इतना मास मिला एक अल्फा पार्टिकल पे, इतना चार्ज मिला। तो एक्चुअल में ऐसी कौन सी चीज़ है जिसका 4 यूनिट मास और 2 यूनिट जिस पे चार्ज हो, वो होती है हीलियम 2+। हीलियम का एटॉमिक मास 4 होता है, परमाणु द्रव्यमान, और 2+ हमने इस पे चार्ज दे दिया। तो अगर हम बात करें अल्फा रेज क्या है, तो हीलियम 2+ के पार्टिकल्स जैसी रेज हैं, ऐसी रेज हैं जिसमें हीलियम 2+ पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं, एक तरह से हम ये कह सकते हैं। तो ये था हमारे पास अल्फा रेज के बारे में और अल्फा पार्टिकल्स के बारे में। अब बात करते हैं बीटा रेज की। बीटा रेज के अंदर जो पार्टिकल हमारे पास प्रेजेंट हैं, बीटा पार्टिकल, उनके ऊपर 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज है, यानी कि 1.6 10⁻⁻19 कूलम नेगेटिव में। एक यूनिट नेगेटिव का मतलब जितना एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है। और मास की बात करें, वो भी एक इलेक्ट्रॉन के जितना या नेग्लिजिबल मास है। ठीक है जी, इलेक्ट्रॉन जितना चार्ज है, इलेक्ट्रॉन जितना ही मास है। तो अगर हम बात करें बीटा पार्टिकल क्या है, स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अल्फा पार्टिकल में तो हीलियम 2+ न्यूक्लियाई है, बीटा के अंदर हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स की स्ट्रीम है और कुछ नहीं है। ठीक है जी, तो इस तरह से हमें इसके बारे में पता लगा। गामा रेज के ऊपर कोई चार्ज नहीं मिला, कोई मास नहीं मिला, तो इसको हम ऐसे कंपेयर नहीं कर सकते। नेग्लिजिबल मास, नो चार्ज। गामा रेज न्यूट्रल रेज है। तो ये 3 तरह की रेज पता लगी थी, अल्फा रे, बीटा रे, गामा रे। अब हम बात करें पेनिट्रेटिंग पावर। बीटा रेज इज 100 times that of अल्फा रेज। बीटा रेज की जो पेनिट्रेटिंग पावर है वो अल्फा रेज से 100 गुना ज़्यादा है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अगर हमारी अल्फा रेज हमारी कॉपी के एक पेज के आर पार निकल सकता है, तो बीटा रेज ऐसे ऐसे 100 पेजेस के आर पार निकल सकता है। पेनिट्रेशन का मतलब होता है क्रॉस करना किसी भी लेयर को, किसी फॉयल को, किसी भी चीज़ को। तो अब मान लेते हैं कि अगर हमारा अल्फा पार्टिकल जो है वो एक पेज के आर पार निकल सकता है, तो बीटा पार्टिकल जो सा ऐसे ऐसे 100 पेजेस यानी कि 100 गुना ज़्यादा पेनिट्रेटिंग पावर है बीटा रेज की अल्फा के कंपैरिजन में। और गामा रेज की अगर बात करें तो इसकी 1000 गुना ज़्यादा है, 1000 times more than बीटा रेज। मतलब 1000 गुना ज़्यादा बीटा रेज से। अभी हमने बात करी थी अल्फा रेज एक पेज में से अगर निकलती है तो बीटा रेज 100 पेज में से निकल सकती है। तो गामा कितने में से निकल सकती है? बीटा का 1000 गुना। बीटा 100 में से जा रही थी तो 100 को 1000 से गुना करेंगे तो 1,00,000 पेजेस। अगर 1,00,000 पेजेस को हम यूँ जोड़ दें, उनके आर पार निकल सकती है हमारी गामा रेज। तो ये हमारे पास हो गया इसके बारे में, अगर अल्फा रेज एक पेज में से निकल सकती है तो यानी कि जितनी भी अल्फा रेज की पेनिट्रेटिंग पावर है उससे 100 गुना ज़्यादा बीटा रेज की है, और उस बीटा से 1000 गुना ज़्यादा
गामा रेज किया, या अल्फा से 1 लाख गुना ज़्यादा गामा रेज किया, यूं भी कह सकते हैं। तो ये थी हमारे पास 3 तरह की किरणें, अल्फा, बीटा और गामा रेज। ये डिस्कस करने के बाद अब हम डिस्कस करते हैं रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट। अब हम डिस्कस करते हैं रदरफोर्ड अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। रदरफोर्ड्स अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, जो रदरफोर्ड ने अपना मॉडल ऑफ एटम दिया 1911 में, वो इस अपने एक्सपेरिमेंट के आधार पर दिया। 1911 में उसने अपना ये रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया था। इसमें उसने क्या किया, उसी तरह से एक लेड का ब्लॉक लिया, इस लेड के ब्लॉक के अंदर कोई रेडियो एक्टिव मटेरियल ले लिया, और आपको पता है रेडियो एक्टिव मटेरियल में से 3 तरह की किरणें निकलती हैं, अल्फा, बीटा, गामा रेज। उन 3 किरणों में से उसने सिर्फ अल्फा रेज ली, और उन अल्फा रेज को पहले तो एक स्लिट में से पास किया। स्लिट क्या होता है, सुराख, यानी कि गत्ता ले लिया, गत्ते के बीच में सुराख कर दिया और वो गत्ता यहाँ रख लिया। सबको समझ आ गया होगा। कार्डबोर्ड लिया, बीच में छोटा सा होल करके यहाँ रख लिया बीच में, ताकि जो आपके पास ये अल्फा रेज है इसका नैरो बीम बन जाए, पतली बन जाए ये, और स्ट्रेट बीम बन जाए। अल्फा रेज को उसने स्लिट में से पास किया, अल्फा रेज निकलेगी तीनों किरणें, लेकिन उसने सिर्फ अल्फा रेज ली। अल्फा रेज को एक स्लिट में से पास किया, और उसके बाद यहाँ पर एक गोल्ड की पतली परत ले ली, गोल्ड फॉयल, थिन मतलब पतली, पतली गोल्ड की परत ली, उसके ऊपर उसने अल्फा रेज को गिराया, और अपनी रिकॉर्ड ऑब्जर्व करने के लिए पीछे उसने लगा दी फोटोग्राफिक प्लेट। फोटोग्राफिक प्लेट वो होती है जिसमें हमारा एक्सरे बनता है। जब हमारे हड्डियों का एक्सरे कराने जाते हैं, वो प्लास्टिक की जो काली काली सी फिल्म होती है, दैट इज कॉल्ड फोटोग्राफिक प्लेट। तो उस फोटोग्राफिक प्लेट को पीछे रख दिया अपनी ऑब्जर्वेशन नोट करने के लिए। तो ये प्रयोग किया था रदरफोर्ड ने। एक बार दोबारा समझ लेते हैं, इंग्लिश में बता देता हूँ कैसे लिखेंगे हम इसको। रदरफोर्ड टेक अ रेडियो एक्टिव मटेरियल इन अ लेड ब्लॉक एंड अलाउ अल्फा रेज to fall on a very thin foil made up of gold after passing through the slit। जब उसने ये एक्सपेरिमेंट किया तो उसने 3 बातें नोट करी। ऑब्जर्वेशन, जब ये प्रयोग किया तो उसने जो ऑब्जर्वेशन नोट करी वो ऑब्जर्वेशन क्या क्या थी। सबसे पहली ऑब्जर्वेशन उसने नोट करी कि मोस्ट ऑफ अल्फा रेज गो स्ट्रेट, ज्यादातर जो अल्फा रेज है वो सीधी चली जाती हैं इसमें, बिल्कुल सीधी, बिना मुड़े, बिना डिफ्लेक्शन दिखाए। और इससे पता चला मोस्ट ऑफ स्पेस इन एन एटम इज एम्प्टी। ज्यादातर अल्फा रेज बिल्कुल सीधी जाती हैं विदाउट शोइंग एनी डिफ्लेक्शन, विच शोज दैट मोस्ट ऑफ द स्पेस इन एन एटम इज एम्प्टी। पहली तो बात उसने ये नोट करी। दूसरी बात उसने नोट करी फ्यू रेज, कुछ किरणें ऐसी हैं गेट डिफ्लेक्टिंग एट स्मॉल एंगल, मतलब कुछ किरणें ऐसी ऐसे मुड़ रही हैं थोड़े एंगल पे, सीधी नहीं जा रही, ऐसे टेढ़ी जा रही है, ऐसे जा रही है। फ्यू रेज ही ऐसी थी, ठीक है जी। और तीसरी उस ऑब्जर्वेशन जो उसने नोट करी
तीसरी ऑब्जर्वेशन उसने नोट करी, वेरी फ्यू रेस, 1 आउट ऑफ 20,000 रेस। 20,000 किरणों में से एक किरण ऐसी थी जो क्या कर रही है, गोल्ड फॉइल से टकरा करके वापस आ रही है, टर्न बैक। ज्यादातर अल्फा रेस सीधी जा रही है, जिससे पता लगा ज्यादातर स्पेस एटम के अंदर खाली होता है, इसलिए वो बिना टकराए सीधी जा रही हैं। कुछ किरणें स्मॉल एंगल पे मुड़ रही हैं और कुछ किरणें टकरा करके बिल्कुल वापस आ रही हैं। अब टकरा करके वापस आ रही हैं तो उसे पता लगा कि एटम के सेंटर में जरूर कोई हैवी पार्ट है और उस हैवी पार्ट से ही टकरा करके ये किरणें वापस आ रही हैं। ठीक है, एक बार मैं दोबारा एटम को बना करके दिखाऊं। मान लो ये एटम है, ये गोल्ड फॉइल थी, अलग से उसने बताया भी ज्यादातर अल्फा किरणें सीधी जा रही हैं ऐसे। तो यानी कि ज्यादातर स्पेस एटम में एम्प्टी है, कुछ किरणें ऐसे स्मॉल एंगल पे मुड़ रही हैं और कुछ किरणें ऐसी हैं जो टकरा करके ऐसे वापस आ रही हैं। ये बहुत कम किरणें थी जो टकरा करके वापस आ रही थी, एक किरण 20,000 में से। इन बातों से उसने अंदाजा लगाया कि एटम के सेंटर में जरूर कोई हैवी पार्ट है और उस हैवी पार्ट से टकरा करके ही ये रेज वापस आ रही हैं। और एक खास बात और उसने बताई कि वास्तव में जो ये हैवी पार्ट है, इस हैवी पार्ट पे पॉजिटिव चार्ज है, ये भी बताया उसने। उसको कैसे पता लगा रदरफोर्ड को कि इस हैवी पार्ट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है? उसको ये इसलिए पता लगा क्योंकि अल्फा रेस पे कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, अभी मैंने आपको समझाया था। और ये इस न्यूक्लियस से या सेंट्रल पार्ट से टकरा करके वापस आ रही है, इट मीन्स यहाँ भी पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि जो रिपल्शन है वो हमेशा सेम चार्जेस में हो सकती है। हमें पता अल्फा रेस पे पॉजिटिव चार्ज है और वो यहाँ पे टकरा करके वापस जा रही हैं, इट मीन्स इस हैवी पार्ट के ऊपर भी, जो सेंट्रल पार्ट है, इसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज है। तो रदरफोर्ड का जो रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट था, इससे कंक्लूजन ये निकला कि एटम के सेंटर में कोई हैवी पार्ट होता है और उस हैवी पार्ट पे पॉजिटिव चार्ज होता है और उस हैवी पार्ट से ही टकरा करके आपकी अल्फा रेज जो है वापस आ रही हैं। और इस हैवी पार्ट को नाम दिया गया न्यूक्लियस, जिसको हम हिंदी में केंद्रक बोलते हैं। तो न्यूक्लियस की डिस्कवरी मेन थी रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट में। और उसने ये बात भी बताई कि जो न्यूक्लियस है इस पे पॉजिटिव चार्ज है। और क्यों है पॉजिटिव चार्ज? बिकॉज आपका अल्फा रेज पे पॉजिटिव चार्ज होता है और वो इसे टकरा करके वापस आ रही है, इसलिए इट मीन्स इसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज होता है। तो ये था रदरफोर्ड का रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाए रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट क्या था, तो यही लिखना है जो अभी मैंने आपको समझाया कि ये लेड ब्लॉक लिया, अल्फा रे गिराई, ये ऑब्जर्वेशन हुई। लेकिन अगर पूछ लिया जाए रदरफोर्ड का मॉडल ऑफ एटम बताओ क्या था, वो मैं आप बता रहा हूं। रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम 1911 में अपने रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट पर डिपेंड करते हुए रदरफोर्ड ने अपना मॉडल ऑफ एटम दिया और इसका नाम रखा गया रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम। मतलब उसने क्या क्या कंक्लूजन निकाला, कंक्लूजन के आधार पर अपने मॉडल ऑफ एटम में क्या क्या बातें बताई। पहले पॉइंट में रदरफोर्ड कह रहा है एटम कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट। एटम के 2 पार्ट होते हैं जिनका नाम उसने रखा न्यूक्लियस एंड एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। पहली बात उसने ये कही। दूसरे पॉइंट में उसने कहा न्यूक्लियस क्या है? सेंटर है, सेंट्रल पार्ट है, हैवी है और पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्ट है ऑफ एटम। न्यूक्लियस सेंट्रल है, हैवी है, पॉजिटिवली चार्ज पार्ट है एटम का। और पॉजिटिव चार्ज किसकी वजह से है?
पॉजिटिव चार्ज ऑफ न्यूक्लियस इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ प्रोटॉन्स। जितने भी प्रोटॉन है एटम के वो इसी के अंदर प्रेजेंट होते हैं अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड। ठीक है जी। चौथे पॉइंट में बताया एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पोर्शन इज द स्पेस अराउंड न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के चारों तरफ का जो स्पेस है उसे एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट कहा, और इसके अंदर कहा उसने इलेक्ट्रॉन होते हैं। न्यूक्लियस में प्रोटॉन है, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पोर्शन में इलेक्ट्रॉन। ठीक है जी। और लास्ट पॉइंट में कहा कि इलेक्ट्रॉन इन एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट आर नॉट स्टेशनरी। स्टेशनरी का मतलब ये फिक्स नहीं है। ये हमारा न्यूक्लियस हो गया, ये एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पोर्शन हो गया। इसमें कौन है? प्रोटॉन है सारे के सारे। और इसमें कौन है? एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पोर्शन में इलेक्ट्रॉन्स है। फिर कह रहा है जो इलेक्ट्रॉन्स है एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पोर्शन में ये स्टेशनरी नहीं है, ये फिक्स नहीं है। दीज आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर काट रहे हैं। दीज आर द 5 मेन पॉइंट्स ऑफ रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम। रदरफोर्ड ने जो अपना मॉडल ऑफ एटम दिया उसके ये हमारे पास 5 मेन पॉइंट है। एटम के 2 पार्ट है, न्यूक्लियस एंड एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पोर्शन। न्यूक्लियस सेंटर है, हैवी है, पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज किसकी वजह से है? क्योंकि इसमें सारे प्रोटॉन होते हैं, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इसलिए न्यूक्लियस पे भी पॉजिटिव चार्ज है। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पोर्शन न्यूक्लियस के चारों तरफ का स्पेस है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं, और वो इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी नहीं है, फिक्स नहीं है, ये न्यूक्लियस के चारों तरफ हमेशा चक्कर काटते रहते हैं। दीज आर द ऑल पॉइंट्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। देखो भाई, रदरफोर्ड मॉडल 1911 में दिया गया था, लेकिन इसके ठीक 2 साल बाद 1913 में ये मॉडल भी फेल हुआ और नया मॉडल दिया गया बोहर के द्वारा, जिसको नाम दिया गया बोहर्स मॉडल ऑफ एटम। लेकिन बोहर मॉडल ऑफ एटम को मैं बाद में पढ़ाऊंगा, अगले वीडियो में पढ़ाऊंगा, अदरवाइज ज़्यादा लंबा टॉपिक हो जाएगा आज। अभी मैं एक छोटा सा टॉपिक है बस न्यूट्रॉन रह गया, वो करा देता हूँ, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। चैडविक 1932 तक, यानी कि जब तक रदरफोर्ड ने मॉडल दे दिया था, जे थॉमसन ने दे दिया था, बोहर ने भी दे दिया था, जो मैं अगले वीडियो में पढ़ाऊंगा, उनके बाद तब तक तो यही सोचा जाता था कि एटम में सिर्फ 2 ही पार्ट होते हैं, 2 ही उसके पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। लेकिन 1932 में चैडविक, जेम्स चैडविक पूरा नाम था, उसने पता लगाया कि वास्तव में एटम के अंदर एक तीसरा पार्टिकल और होता है जिसको न्यूट्रॉन नाम देते हैं। ठीक है ना। उसने ये कैसे पता लगाया? उसने 2-3 अपनी एक्टिविटी परफॉर्म करी। उसने क्या करा? हाइड्रोजन ले लिया, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर देखा, परमाणु संख्या 1 होती है, एटॉमिक मास हाइड्रोजन का 1 है। ठीक है, क्यों? उसमें 1 प्रोटॉन है तो उसका एटॉमिक मास 1 हो गया। लेकिन यानी कि जिसके अंदर जितने भी प्रोटॉन है उसका एटॉमिक मास उतना ही होना चाहिए, परमाणु द्रव्यमान उतना ही होना चाहिए, बट सबके लिए वो नहीं मिला। वो सारी डिटेल आपको वैसे बाद में समझ आएगी, जब एटॉमिक मास क्या होता है वो आप समझ लोगे नेक्स्ट वीडियो में। बस मैं जस्ट आपको बताता हूँ न्यूट्रॉन के बारे में उसने क्या बताया। उसने न्यूट्रॉन के बारे में ये बताया कि वास्तव में एटम के सेंटर में कोई एक पार्ट और होता है जिसको ऊपर चार्ज कोई नहीं होता, परंतु जिसका मास जो है प्रोटॉन के जितना ही होता है, और उसको उसने न्यूट्रॉन नाम दे दिया था। तो न्यूट्रॉन क्या कहेंगे? इट इज न्यूट्रल पार्टिकल। न्यूट्रल है, चार्ज कोई नहीं है, प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। प्रोटॉन भी न्यूक्लियस में होते हैं, न्यूट्रॉन्स भी न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, विच हैज मास इक्वल टू प्रोटॉन। इसका जो मास है
वो प्रोटॉन के जितना ही है, ठीक है ना, और चार्ज इस पे कुछ भी नहीं है, तो इसको न्यूट्रॉन नाम दिया गया था। एक बार बता देता हूँ कैसे पता लगा। देखो कार्बन है, कार्बन का परमाणु संख्या होती है 6, इसका मतलब इसमें प्रोटॉन भी 6 हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन भी 6 हैं, लेकिन इसका जो मास नंबर है वो 12 है, यानी कि इसका परमाणु द्रव्यमान 12 है। वैसे परमाणु द्रव्यमान निर्भर करता होता है न्यूक्लियस पे, और इसमें 6 प्रोटॉन है, तो इसका परमाणु द्रव्यमान भी 6 प्रोटॉन के बराबर होना चाहिए था वैसे तो, परंतु वास्तव में इसका मास 12 प्रोटॉन के बराबर मिला, जिससे चैडविक ने अंदाजा ये लगाया भी न्यूक्लियस में प्रोटॉन के अलावा कोई और चीज भी है जिसका द्रव्यमान प्रोटॉन के जितना ही है, जिसका मास प्रोटॉन के जितना ही है, लेकिन चार्ज उस पर कुछ नहीं, क्योंकि अगर चार्ज होता तो रिपल्शन होती, अगर सेम चार्ज होता तो रिपल्शन होती, अपोजिट होता तो वो आपस में कैंसिल आउट कर जाते हैं। तो इसका मतलब एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन के साथ साथ कोई और चीज़ भी होती है जिसका मास प्रोटॉन के जितना होता है, लेकिन उसके ऊपर चार्ज कुछ नहीं होता, उसको न्यूट्रॉन नाम दिया गया। यानी कि जो मास नंबर इसका 12 है, परमाणु द्रव्यमान 12 है, वो किसकी वजह से है? क्योंकि इसके अंदर 6 प्रोटॉन है और 6 न्यूट्रॉन है, इस वजह से इसका मास नंबर 12 है। तो यानी कि न्यूक्लियस में प्रोटॉन के साथ साथ न्यूट्रॉन्स भी होते हैं जिनका द्रव्यमान प्रोटॉन के जितना होता है, और